27 फरवरी के बाद ढाबों में होने वाली बातचीत को देखें, चाय की प्याली पे होने वाली मंत्रणा को देखें या बसों में हो रही गुफ्तगू को देखें, एक चीज जो हर इंसान के जुबान पे है वो है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में हुई कंट्रोवर्सी। नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का एडू एक्सिस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आज मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश राज्यसभा कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने आया हूं। ये कंट्रोवर्सी स्टेट और नेशनल लेवल पे 27 फरवरी के बाद हाइलाइट्स में बनी हुई है। और ये हाइलाइट में बनी क्यों हुई है, इसके पीछे के कारण हमारे पास क्या है और जो हमारे पास 6 एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन यानी सदस्यता रद्द होने जो हमारे पास हुई है वो किन बेसिस किन आधार पर हुई है और उनके पीछे की लीगैलिटी क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ देश के एक जरूरतमंद और देश के एक एक्टिव यानी जागरूक नागरिक के तौर पर आपको इसका पता होना चाहिए, साथ ही अगर आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो इससे जुड़े सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 6 एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो किस आधार पर हुई है और कौन से कानून के तहत हुई है, वो कानून आया कब था और वो कानून कहता क्या है। बात करेंगे वन बाय वन की पूरी डिटेल में ये चीजें चलती कैसे। बात करेंगे सबसे पहले कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो जेपी नड्डा जी की सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सीट के खाली होने पर एक सीट जो है वो हिमाचल प्रदेश में से राज्यसभा में जो है वो खाली हुई थी। उसके लिए हिमाचल की जो कांग्रेस है या जो हम बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी को जो है अपना उम्मीदवार बनाया। देखा जाए तो वोट्स जो है वो सरकार के पास इनफ थे यानी 40 एमएलए खुद के थे प्लस 3 इंडिपेंडेंट यानी आजाद उम्मीदवारों का भी समर्थन जो है वो सरकार को प्राप्त था। लेकिन सरकार में असंतुष्टि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी चाल खेली और पुराने कांग्रेस के सिपा सलाहकार हर्ष महाजन को जो है वो चुनाव में उतार दिया। हर्ष महाजन 2022 में सितंबर में असेंबली इलेक्शन से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे, जिनकी जो है हिमाचल कांग्रेस में एक अच्छी पैड़ जो है वो अभी भी मानी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दांव चला और अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ जो है अपने उम्मीदवार को जो है वो उतार दिया। इलेक्शन की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती गई, सरकार जो है वो अपनी जीत के लिए बड़ी आश्वस्त दिखती रही। दूसरी तरीके पे विपक्ष को ये पता था कि बहुत से विधायक जो है वो सरकार से संतुष्ट नहीं है और वह अपनी स्वेच्छा से वोट हमें दे सकते हैं। समय आता है 27 फरवरी का जब चुनावों की शुरुआत होती है। चुनाव में पहला वोट जो है वो हमीरपुर से इंडिपेंडेंट एमएलए यानी जो आजाद एमएलए हैं आशीष शर्मा के द्वारा जो है वो डाला जाता है और अंतिम वोट जो है 5 बजने से ठीक पहले चिंतपूर्णी से कांग्रेस के एमएलए सुदर्शन बबलू द्वारा जो है वो डाला जाता है। वोटिंग की जो प्रक्रिया हुई थी वो 5 बजे समाप्त होती है और 5 बजे के बाद जो है वो गणना जो है वो शुरुआत होती है। गणना जब शुरुआत होती है तो बहुत ज्यादा ये भनक लग चुकी थी कि जो एमएलए हैं बहुत से एमएलए ने जो है वो क्रॉस वोटिंग कर दी है और सरकार के जो उम्मीदवार हैं अभिषेक मनु सिंघवी उनका जीतना तय नहीं है। होता भी यही है, जब वोटिंग की गिनती स्टार्ट होती है तो 34 वोट अभिषेक मनु सिंघवी को और 24 वोट हर्ष महाजन 34 वोट जो है वो दोनों को मिलते हैं, यानी 34 वोट अभिषेक मनु सिंघवी को मिलते हैं और 34 ही वोट जो है वो हर्ष महाजन को मिलते हैं। मामला टाई पे आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि बीजेपी के पास सिर्फ 25 एमएलए थे, जिसका मतलब 9 एमएलए ने जो है वो क्रॉस वोट किया था, जिसमें 6 कांग्रेस के होते हैं और 3 आजाद एमएलए भी उसमें होते हैं, यानी वो 9 लोग जो है वो वोट अपना जो है वो ऑपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट यानी हर्ष महाजन को देते हैं और 34 पे जो है वो डगर जो है वो दोनों की टिक जाती है। 34 पे जब डगर टिकती है तो उसके बाद टाई का फैसला जो है वो पर्ची के द्वारा किया जाता है और उस पर्ची में भी जो देखा जाए तो भाग्य के धनी हर्ष महाजन का नाम आता है और उन्हें जो है हिमाचल से विजेता घोषित किया जाता है। विजेता घोषित होने पे ही सरकार की काफी किरकिरी होती है
और ये माना जाता है कि क्योंकि 34 पर सरकार आ टिकी है तो सरकार अब सुरक्षित हमारे पास नहीं है। बात करें कि वो एमएलए कौन हमारे पास थे, तो ये वो एमएलए थे जिन्होंने जो है वो क्रॉस वोटिंग हमारे पास करी। इंद्रदत्त लखनपाल जो कि हमीरपुर की बड़सर विधानसभा से एमएलए थे, सुधीर शर्मा जो कि कांगड़ा की धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए थे, रवि ठाकुर जो कि लाहौल स्पीति से एमएलए थे, आशीष शर्मा जो कि हमीरपुर से एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे, राजेंद्र राणा जो कि सुजानपुर से एमएलए थे और जो 2017 में चुनाव हुए थे उसमें धूमल को भी हरा चुके थे। फिर हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं कुटलहर विधानसभा से देवेंद्र भुट्टो आते हैं, जिन्होंने पूर्व में मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर को हराकर ये सीट हासिल करी थी। साथ में हमारे पास जो है नालागढ़ से केएल ठाकुर जो रहते हैं, गगरेट से देखा जाए तो चैतन्य शर्मा रहते हैं, और देहरा यानी जो कि कांगड़ा में आती है वहां से होशियार सिंह रहते हैं। इस तरफ जो आप फोटो देख रहे हैं ये विधानसभा स्पीकर की फोटो है। विधानसभा स्पीकर जो है 28 फरवरी को 3 इंडिपेंडेंट एमएलए को छोड़कर 6 कांग्रेस के एमएलए को जो है वो कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए, और अगले ही दिन यानी 29 फरवरी को 6 कांग्रेस के एमएलए को डिस्क्वालीफाई यानी उनकी सदस्यता जो है वो विधानसभा से रद्द की जाती है। अब बात आती है कि ये जो सदस्यता रद्द करी गई ये विधानसभा के स्पीकर द्वारा जो है वो रद्द करी गई, जो कि इस समय कौन है हमारे पास स्पीकर? कुलदीप सिंह पठानिया, जो कि चंबा के भटियात सीट से हमारे पास एमएलए भी है। हम बात करेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी होती है और उसके बाद जो ये एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो किन आधार पर हमारे पास होती है। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कि 1985 में हमारे पास आया था, जिसे दल बदल विरोधी कानून या अंग्रेजी में कहें तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कहा जाता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस समय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ये कानून लाया गया था। ये कानून कहता है कि अगर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हुए उम्मीदवार पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट करते हैं या पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप की उल्लंघना करते हैं तो उन्हें जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत जो है वो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि 28 तारीख को बजट पे वोटिंग होनी थी तो उसके लिए अपने एमएलए को व्हिप जारी किया था। व्हिप का मतलब होता है कि पार्टी के जितने भी एमएलए हैं उन्हें उस दिन जो सदन है उसमें मौजूद भी रहना था और पार्टी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वोट भी डालना था। हुआ ये कि वो 6 एमएलए विधानसभा पहुंचने के बावजूद उस बजट की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं जिस बेसिस पर जो है जिस आधार पर जो है 29 तारीख को विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं। बाद जो आप ये फोटो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो फोटो है 1-2 दिन पहले की थी जब 3 इंडिपेंडेंट एमएलए जो है विधानसभा में धरने पे बैठ गए। धरने का मकसद ये था कि क्योंकि हमने भी जो है विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है, स्पीकर हमारा इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहे। जबकि दल बदल विरोधी कानून कहता है कि अगर कोई आजाद एमएलए यानी इंडिपेंडेंट एमएलए इंडिपेंडेंट जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वह भी डिस्क्वालीफाई यानी उसकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन इसमें जो एक चीज है जिसके बारे में शायद अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है वो ये है कि इस प्रोसेस में जो डिसीजन मेकिंग होती है या जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो विधानसभा के अध्यक्ष यानी विधानसभा स्पीकर के पास होती है और ये स्पीकर की मर्जी है कि कितने समय में उसे डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। यानी जो इंसान या जो एमएलए डिस्क्वालीफाई हुआ है या जो एमएलए डिस्क्वालीफाई होना है उसे कितने समय में डिस्क्वालीफाई करना है इसकी कोई समय सारणी इस कानून ने नहीं दी है। इसलिए ये स्पीकर पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी इस्तीफे को स्वीकार करता है या इसे निलंबित ही रखता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो 6 एमएलए हमारे पास जो कांग्रेस के डिस्क्वालीफाई हुए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या होता है। बहुत सारी जो डिबेट्स बसों में चाय की प्यालियों पे या जो ढाबों में हो रही है वो तथ्यों पे निर्भर कम रहती है और आइडियोलॉजी के द्वारा ज्यादा जो है वो उसमें प्रखर होती है।
ये कानून कहता है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सदस्यता रद्द तो हो जाएगी, लेकिन अगले ही चुनाव में वो फिर से इलेक्शन में लड़कर इलेक्ट होकर विधानसभा के एमएलए बन सकते हैं। ये 6 के 6 एमएलए इन्होंने जो है वो क्या किया कि इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगा, सदस्यता रद्द हुई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में रिलीज करी हुई सूची में इन 6 लोगों को अपना प्रत्याशी जो है इन सभी विधानसभाओं से बना दिया है। इसका मतलब है जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो उससे सिर्फ सीट खाली होती है, जैसे ही उसके लिए भी हमारे पास इलेक्शन नोटिफाई होते हैं वह डिस्क्वालीफाई एमएलए जो है वो दोबारा से लड़ सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो स्पीकर के पास होती है, जिस वजह से कई बार जो है इसकी सत्यता पे और इसके सामर्थ्य पे यानी कानून के सामर्थ्य पे सवाल उठाया जाता है, क्योंकि स्पीकर भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, इसलिए यह माना जाता है कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत बार इंडिपेंडेंट यानी आजाद जो है वो नहीं होती है। अब 1 जून को 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के साथ हिमाचल की 6 विधानसभाओं में भी चुनाव होने हैं, जिसमें ये 6 के 6 जो डिस्क्वालीफाई प्रत्याशी हैं वो भाजपा की तरफ से अब चुनाव मैदान में उतर गए हैं। यानी अगर ये जीत गए तो दोबारा से एमएलए बन जाएंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट पर नहीं, भाजपा के टिकट पर बनेंगे। इस कंट्रोवर्सी में जब भी आप अपने आप को एंगेज करेंगे तो मेरा मकसद यह है इस वीडियो से कि आपके जो तर्क हो वो तथ्यों पे बेस्ड हो, वो फैक्चुअल चीजों पे बेस्ड हो, किसी आइडियोलॉजी से आप प्रखर जो है वो ना रहे। आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है। बहुत जल्द जो है वो विधानसभा जो स्पीकर है हमारे पास, जो कि आपके ये फोटो में भी दिख रहे हैं आपके पास, इनकी शक्तियों के बारे में या हिमाचल का जो वाटर सेस है उस पर भी हमारी डिस्कशन रहेगी। आपको करना कुछ नहीं है, जो एडु एक्सेस एजुकेशन का ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी क्वालिटी डिबेट लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो भी इसके रिगार्डिंग व्यूज है वो आपने हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।